Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn chapter 4 carbon and its compound. It is our part 2. So in the last we have learned page number 7 formula and structures of saturated compounds and carbons and hydrogen. मतलब जो लास्ट में हमने वो पढ़ा था कि कैसे फॉर्मूला बनते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और वो सब। आज हमें पढ़ना है उसके आगे। Let us take another look at butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that two different possible skeletons are. तो अगर हम कोई ब्यूटेन ले तो उसके अंदर आप 4 कार्बन हो तो उससे एक ये और एक ये दो पॉसिबल कार्बन के स्केलेटन्स है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद द हाइड्रोजन। अब जो इसके साथ जो अब दूसरे ज्वाइंट हाइड्रोजन होंगे वो ज्वाइन किया तो ये हाइड्रोजन ये ज्वाइन किए, इधर भी ये सब हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिए तो ये कंप्लीट हो गया फॉर्मूला C4H10. We see that both the structure have same formula C4H10. Such a compound with ideal molecular formula but different structure are called structural isomers. जो भी कंपाउंड का नाम तो सेम हो लेकिन उसका अलग अलग स्ट्रक्चर हो तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. In addition to straight and branch carbon chain, some carbons have carbon atoms arranged in the form of rings. For example, cyclohexane. अब अगर आपको बोला है कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, अगर आपको साइक्लोहेक्सेन दिया है तो अगर उसको हमें फॉर्म करना हो तो कैसे करें? तो पहले आप वर्ड देखो साइक्लो का मीनिंग रिंग, बाद में हेक्स का मतलब ये 6 कार्बन हो गए और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड वाले 6 कार्बन और वो भी रिंग फॉर्म करते हो तो उसका ये फॉर्मूला होगा C6 और H12. स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो पहला जो है वो कार्बन का स्केलेटन है और दूसरा कंप्लीट मॉलिक्यूल है. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेट और अनसैचुरेट. फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6 हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. अब बेंजीन तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है. Will you be my friend? Carbon seems to be a very friendly element. So far, we have been looking at compound contain carbon and hydrogen only. But carbon also forms bonds with other elements such as halogens, oxygens, nitrogen, and sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements, such that the valency of a carbon remains satisfied. In stomach compound, the element replaced hydrogen is referred to a heteroatom. हेट्रोएटम ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेलो एटम और एक ऑक्सीजन. तो हेलो के अंदर तीन, ये टेबल आप देखो, हेलो के अंदर 3 फॉर्म्स होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और तीसरा यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आयोडाइन. क्लोरो, ब्रोमो और आयोडाइन. तो अगर आप ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप किसी में भी ये अगर लगा दो तो उसका पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा. अगर किसी में किसी जैसे कि आपने फॉर्मूला बनाया C, एक में Cl जोड़ दिया, एक H
दूसरा H, तीसरा H। तो इसका फॉर्मूला हो जाए तो इसका फॉर्मूला होगा CH3Cl। तो ये बन जाएगा क्लोरो क्लोरो तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। और अगर C के साथ 3 H और एक Br ज्वाइंट कर देंगे तो वो हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। अगर आप Br की जगह आयोडाइड कर दो, आई ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा आयोडाइड मीथेन। तो ये था हेलो। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोलिक एसिड। अगर आपको पूछा है अगर आपको पीछे कोई भी नेम के पीछे अगर OL दिख जाए, कोई भी नाम के पीछे OL दिख जाए, तो आप सिंगल बॉन्ड OH पीछे ज्वाइन कर देना। क्योंकि अगर अल्कोहल जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि CHH और यहाँ पे अगर OH होगा तो ये हो जाएगा मिथेनिक एसिड। पीछे OL होगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, ऐसे ही आपको अलग अलग दिया होगा। अब मैं आपको ये सब याद रखने के लिए एक ट्रिक देता हूँ। पीछे अगर OL होगा नाम में तो एक सिंगल बॉन्ड OH ज्वाइन कर देना है। अगर पीछे ENE होगा मीथीन तो डबल बॉन्ड होगा, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर पीछे एन ज्वाइंट किया होगा तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर पीछे INE लिखा होगा तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और एक में हाइड्रोजन और दूसरे में हाइड्रोजन, ऐसा होगा। बाद में पीछे किसी के भी पीछे अगर एल लिखा होगा तो वो अल्डिहाइड होगा और उसमें सिंगल एक कार्बन, लास्ट वाले कार्बन में एक O और एक डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और एक कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा। अगर वो अगर वो कीटोन होगा तो वो 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O होगा। अगर वो कार्बोलिक एसिड होगा तो लास्ट वाले में एक OH और एक डबल बॉन्ड O होगा। तो ये सब आपको याद रखना है। होमोलोगस सीरीज। तो अब होमोलोगस सीरीज क्या है? तो कोई भी एक एलिमेंट दिया होगा और आपको पूछा होगा कि उसका होमोलोगस सीरीज लिखो। तो मैं आपको एक देता हूँ C2H7। अब इसकी होमोलोगस सीरीज लिखनी है तो इसके अंदर प्लस CH2 लगा देना, तो C3 और H9 हो जाएगा। और उसके बाद उसमें भी प्लस CH2 तो C4H11। ऐसे ही कोई भी दिया हो, कोई भी होमोलोगस सीरीज दिया होगा, उसको अगर सिंगल लिखा होगा और उसकी होमोलोगस सीरीज कहनी है तो उसमें ये CH2 ऐड करना है। और अगर 2 मॉलिक्यूल दिए हैं और हमको ऐसा भी पूछा हो कि डिफरेंस ढूंढना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है CH2 मीथेन का। तो CH2 तो उसमें CH2 ऐड किया
CH4 प्लस CH2 इज इक्वल टू C2H6 हो जाएगा। बाद में C2H6 में CH2 ऐड किया तो C3H8 हो जाएगा। ये है होमोलोगस सीरीज। Activity 4.2. Calculate the difference in the formula and molecular masses for CH3OH, C2H5OH, C2H5OH and C3H7OH, C3H7OH and C4H9OH। इन सब के बीच में आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है और उसमें फॉर्मूले के बीच में होमोलोगस सीरीज का डिफरेंस ढूंढना है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दिस थ्री? क्या इनमें होमोलोगस सीरीज सेम है? तो हाँ, ऑब्वियसली सेम होगा। तो वो क्या होगा? CH2। अरेंज दिस अल्कोहल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। अब इनको नाम देकर उनकी होमोलोगस सीरीज के बारे में अरेंज ऑर्डर में लिख देना है। Generate the homologous series for the compound containing up to 4 carbon for the other functional group। अब इसके और कंटिन्यू करते रहना है, और 4 मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू करके लिखने हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कोई भी कार्बन का नाम कैसे रखा जाए, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। पहले कोई भी एटम हो उसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, वो पहले काउंट करो और उसके ऊपर से नाम रखो। इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड एज द नेम ऑफ अ कंपाउंड विथ आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। प्रीफिक्स कब आएगा? प्रीफिक्स मतलब आगे, वो कब आएगा? जब हेलो ग्रुप होगा तब। और सफिक्स मतलब बाद में, वो कब आएगा? जब ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा, जैसे कि कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और दूसरा वाला एसिड। If the name of a functional group is to be given as a suffix and the suffix of a functional group begins with the vowel A, E, I, O, U, then the name of a carbon chain is modified by deleting the final E and adding appropriate suffix। अगर कोई भी नाम पीछे ये जैसे कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो है ना, तो उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग AEIOU है, तो कार्बन चेन की लास्ट में जो वॉवल आता है ई निकाल के उसकी जगह आप रख दो ये ना फंक्शनल ग्रुप का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विथ अ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैटर। प्रोपेन, तो प्रोपेन का पीछे वाला ई हटा दिया, मतलब प्रोपन और 1, तो प्रोपनॉन। वो कीटोन है इसलिए पीछे ON लगाना है। अल्डिहाइड है तो पीछे AL लगाना है, और बाद में एल्कोहल है तो पीछे OL लगाना है। ये सब आपको याद रखना है। स्टेप 4, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल in the name of the carbon chain is substituted by in or YNE as given in table 4.4। अगर अगर 2 कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो उसके पीछे एन, इन या आइन ये सब लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, 3 कार्बन चेन विथ अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपेन, एंड इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हेलो एल्केन के, जैसे कि प्रीफिक्स क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, एक्सेट्रा। तो इसके आगे क्लोरो लगाना है। एक Cl है तो क्लोरो आगे होगा, तो एक क्लोरो 3 C दिए है तो उसका मतलब हो गया प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN ही लगेगा, तो प्रोपेन। और ये Cl दिया है तो क्लोरोप्रोपेन ये लिख देना है।
अगर Br दिया होता तो ब्रोमोप्रोपेन। अब अल्कोहल है तो पीछे OL लगा देना है, तो ये 3C है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड है तो AN रहेगा और अल्कोहल का OL लग जाएगा तो प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड तो पीछे OL लगा देना है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनाल। बाद में कीटोन है तो पीछे ON ही लगाना है तो प्रोपेनॉन। अगर कार्बोलिक एसिड है तो पीछे IOC एसिड लगा देना है, जैसे कि प्रोपेनोइक एसिड। अल्काइस है मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सब लगा देना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स। कंबशन, तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कंबशन एंड रिडक्शन, कंबशन एंड फ्लेम में आपने पढ़ा होगा कंबशन के बारे में। तो कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं कंबशन। जैसे कि एग्जांपल है C+O2 गिव राइज टू CO2 प्लस हीट एंड एनर्जी। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही और साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। CH4+O2 तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। अगर मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन फॉर्म होगा, बाद में हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन लिक्विड के फॉर्म में रिलीज होगा, हीट और लाइट भी फॉर्म होगा। CH3CH2OH plus O2 give rise to CO2 plus H2O plus heat and light. Activity 4.3. Question. This activity needs the teacher assistant. Take some carbon compounds. Naphthalene, camphor or alcohol. One by one on a spatula and burn them. अब आप 3 कार्बन लीजिए। नेप्थलीन बोल जो डामर की गोलियां कहते हैं, कैम्फर मतलब कपूर और अल्कोहल मतलब रम। इन सबको एक एक चम्मच ले लीजिए और उनको नीचे से बर्न कीजिए। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोटिस वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। अब उनकी फ्लेम देखिए और आप ये नज़र रखिए कि स्मोक निकलता है कि नहीं। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी कंपाउंड। अब उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट रख दीजिए और फ्लेम के ऊपर, और कुछ भी डिपोजिशन हो रहा है प्लेट के ऊपर। एक्टिविटी 4.4 लाइट अ बंसन बर्नर। एक बर्नर बंद कीजिए एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स। अब उसको अलग अलग टाइप की फ्लेम के लिए रीजन्स ऑफ स्मोक अलग अलग बर्नर को एडजस्ट कर लो। व्हेन यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम, आपको येलो फ्लेम कब मिलेगी। व्हेन डू यू गेट ब्लू फ्लेम, आपको ब्लू फ्लेम कब मिलेगी। ये सब आपको ढूंढना है। ऑक्सीडेशन। एक्टिविटी 4.5 टेक अबाउट 3 ml of ethanol in the test tube and warm it gently in a water bath। 3 ml का इथेनॉल लीजिए टेस्ट ट्यूब में और गर्म पानी में गर्म होने के लिए रख दीजिए। एड अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ड्रॉपर से ड्रॉप करके पोटेशियम परमैंगनेट को डालिए उसके अंदर। डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली। जब आप उसके अंदर डालते हो तो उसका कलर में कोई चेंज होता है।
why does the color of potassium permanganate do not disappear when the excess is added? अगर एक साथ हम डालें तो उसका कलर क्यों चेंज नहीं हो जाता? You have learned about oxidation reaction in first chapter, carbon and compound. Carbon compounds can be easily oxidized in combustion. In addition to the complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted to carbolic acid. अब ये एक एग्जाम्पल दिया है CH2 CH3 CH2OH, मतलब ये कौन सा मेटल होगा? ये है इथेनॉल। तो इथेनॉल को KMnO4 प्लस हीट अगर दिया जाए या फिर K2Cr2O7 प्लस हीट मिले तो ये बन जाएगा CH3COOH, मतलब इथेनिक एसिड। See that some substances are capable of adding oxygen to other. These substances are known as oxidizing agent. कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो अपने आप अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है? कोई भी रिएक्शन के अंदर कुछ ऐड होना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है ये RQ है। कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये RQ है, तो R का मतलब है वहाँ पे कोई भी कंपाउंड ज्वाइन हो सकता है। तो ये इसके अंदर अगर हमने H2 ऐड कर दिया तो ये अलग ही इक्वेशन हो जाएगी। और सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन के अंदर से दो मॉलिक्यूल अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से एक Cl यहाँ पे चला गया और यहाँ से एक H यहाँ पे चला गया, तो ये बन गया CH3Cl और ये H इस साइड गया तो HCl प्लस HCl। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर आप सनलाइट में रखोगे तो ये बन जाएगा मीथेन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू CH3Cl, मतलब क्लोरमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड क्या है? The properties of ethanol. Ethanol is a liquid at a room temperature. Ethanol is a commonly called alcohol and it is active ingredient of all alcoholic drink. In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicine such as tincture, iodine, cough syrup and many tonics. अब इथेनॉल का रिएक्शन, तो रिएक्शन विथ सोडियम, तो सोडियम प्लस इथेनॉल गिव राइज टू इथेनोइक एसिड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम इथेनॉक्साइड भी कहते हैं इथेनोइक ऑक्साइड। तो 2Na प्लस 2CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल गिव राइज टू 2CH3CH2ONa प्लस H2। Activity 4.6. Drop a small piece of sodium about the size of a couple of grains of rice. एक राइस के दाने जितना सोडियम लीजिए और उसको इथेनॉल के अंदर डालिए। What do you observe? How will you taste the gas evolved? अब सेकेंड है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH है, और उसके अंदर अगर हॉट कॉन्स मतलब H2CO4 डाला तो वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इट इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड and belongs to a group of a acid called carbolic acid. 5 to 8% solution of acetic acid in a water is called vinegar. विनेगर क्या होता है? तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड पानी में अगर 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड हो तो वो बन जाता है विनेगर। एंड इट इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन अ पिकल्स। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. प्योर इथेनोइक एसिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री केल्विन है। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, और वो ठंडा हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो वो अगर इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट होगा तो वो बनाएगा ईस्टर और हाइड्रोजन। ईस्टर क्या होता है? तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और बनेगा साथ में H2O। जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ये जो ईस्टर होता है वो परफ्यूम में यूज होता है क्योंकि ये स्वीट स्मेल करते हैं। दूसरी एक रिएक्शन है CH3COOH C2H5 प्लस NaCl गिव राइज टू CH2H5OH प्लस CH3COOH COONA। एक और रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस, तो वो NaOH प्लस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथेनोइक एसिड गिव राइज टू CH3COONA प्लस H2। एक और रिएक्शन है कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो CH3COOH प्लस Na2CO3 गिव राइज टू 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, और CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव राइज टू CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट। अगर ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है बीच वाला, और ये है एक सोप। एक ऐसा चीज़ है जिस ये पॉजिटिव एंड है, और ये जो बॉल है वो पॉजिटिव एंड है, और वहाँ से जो जिगजैग लाइन है वो नेगेटिव है। तो ये क्या काम करता है? तो कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट है वो पानी से तो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑयल मिक्स नहीं हो पाता। तो ये जो डिटर्जेंट है, सोप या डिटर्जेंट का हो, वो पानी के अंदर जब मिक्स करके अगर ऑयल के ऊपर डालेंगे तो वही पानी ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण वो ऑयल ड्रॉपलेट है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायग्राम में। तो वो जब अटैच हो जाएगा उसके बाद हम जब वॉशिंग मशीन में डालेंगे या हाथ से कपड़े रगड़ेंगे तो वो कैपेबल होगा उसको निकालने के लिए। इसलिए हम जब भी कोई स्टेन हो तो डिटर्जेंट या सोप से कपड़े धोते हैं। ये था सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब ये जो डायग्राम है वो उसको कहते हैं मिसेलस।
ये ये जो एंड है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, और ये जो है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, और ये जो पूरा है वो है एक मॉलिक्यूल। So guys, this is the end of the chapter. If you like my video, please like, share and subscribe.